योर ऑनर, मैं पहली औरत हूं जो इतने लोगों के सामने अपनी लुटी हुई इज्जत का बयान दे रही हूं। इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है योर ऑनर, कि पति के सामने पत्नी की इज्जत लूटी गई। अगर दूसरी मजलूम औरतों की तरह मैं भी चुप रह गई तो औरतों के साथ ऐसे घिनौने पाप होते रहेंगे। विशंबर प्रसाद और चरणराज जैसे गुनहगार पलते रहेंगे योर ऑनर। इसने मेरी आंखों के सामने मेरे पति की हत्या की, मुझसे मेरी इज्जत छीन ली। इसे ऐसी सजा दीजिए योर ऑनर कि आइंदा किसी भी चरणराज जैसे मुजरिम को ऐसी घिनौनी हरकत करने की हिम्मत न हो। योर ऑनर, यह सब मनगढ़ंत कहानी है। विशंबर प्रसाद जैसे नेता और उनके बेटे को बदनाम करने की साजिश है। डॉक्टरी रिपोर्ट से यह साबित हो चुका है कि नम्रता सिंह के साथ बलात्कार हुआ ही नहीं। जैसा कि सब लोग जानते हैं, इनके पति एक कड़क ऑफिसर थे। उनकी टेररिस्ट लोगों से सख्त दुश्मनी थी। किसी टेररिस्ट ने मौका पाकर उनका खून कर दिया। मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे मुवक्किल चरणराज का इस दुर्घटना से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है योर ऑनर। चरणराज नम्रता सिंह से शादी करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने अपनी मर्जी से इंस्पेक्टर रंजीत से शादी की। यह बात इनको एक आंख न भाई और इसलिए बदले की भावना से इन्होंने इनके साथ ऐसी जलील हरकत की। इनके पति को इनकी आंखों के सामने जान से मार डाला। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, ये सब बातें सरासर झूठ हैं, क्योंकि जिस दिन दुर्घटना हुई उस दिन मेरा मुवक्किल इस शहर में मौजूद था ही नहीं। वो तो दूसरे शहर मेड़ता में मिस्टर श्यामलाल की बेटी की शादी में गया होता। ये वीडियो कैसेट और फोटोग्राफ्स इस बात के सबूत हैं। योर ऑनर, मैं मिस्टर श्यामलाल को अदालत में हाजिर करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है। श्यामलाल, श्यामलाल। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मिस्टर श्यामलाल जी। क्या चरणराज 30 अगस्त को मेड़ता में आपकी बेटी की शादी में मौजूद था? जी हाँ। इसका मतलब है वो सारा दिन आपके साथ था? जी हाँ। शादी के बाद रात को 10 बजे वो वापस गए। That's all your honor। ये झूठ है साहब, सरासर झूठ है। और सबसे बड़ा झूठा है यह वकील जो सच को झूठ कह रहा है। ओ वकील, अगर कल तेरी बेटी के साथ यही हुआ होता जो इसके साथ हुआ है, और आज वो कटघरे में खड़ी होकर वही कहती जो ये कह रही है, तो क्या तू उससे सबूत मांगता है? ये झूठ है सरकार, ये वकील झूठा है, ये अदालत झूठी है। इंसाफ की आंखों पर से पट्टी हटा कर देखिए सरकार, ये सब आपको गुनहगार नजर आएंगे। हमारे साथ इंसाफ कीजिए सरकार, हमारे साथ इंसाफ कीजिए सरकार। नम्रता देवी, क्या आपके पास ऐसा कोई गवाह या सबूत है कि चरणराज मौकाए वारदात पे मौजूद था? गवाह? हाँ, गवाह है मेरे पास। मेरी गवाह श्यामलाल जैसे मक्कार नहीं, वो सब के सब मासूम है। उनकी मासूमियत पर इंसान तो क्या, भगवान को भी विश्वास करना पड़ेगा। गवाह मैं लाऊंगी योर ऑनर, मैं लाऊंगी। देखो बच्चों, तुम अदालत में वही कहोगे जो हमने तुम्हें समझाया है कि हमारे बेटे चरणराज ने तुम्हारी टीचर के साथ कोई गलत काम नहीं किया और ना ही उसने इंस्पेक्टर रंजीत को गोली मारी। समझ गए ना? नहीं डैड, ये आपके बस की बात नहीं है। ये लोग इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। इन लोगों को तो मैं हैंडल करूंगा। गुस्से से नहीं बेटे, गुस्से से नहीं। बच्चों के साथ प्यार से पेश आते हैं। हाँ, प्यार से। सुनो, हमारे वकील ने जो बयान लिखकर दिया है, कल कोर्ट में तुम्हारे बच्चे लोग वही बयान देंगे, वरना तुम लोगों की जिंदगी का नामो निशान मिटा दूंगा। समझे? साहब, आप बिल्कुल फिक्र न करें। हम अपने बच्चों को रात भर परीक्षा की तरह ये बातें याद करवा देंगे। जैसा आपने कहा है उसी तरह कोर्ट में बच्चे यही बयान देंगे साहब। हाँ साहब, आप फिक्र न करें। उस दिन जब तुम लोग अपनी टीचर के साथ फैंसी ड्रेस के लिए गए तो क्या हुआ? डरो मत, उस दिन जो देखा साफ साफ बतला दो। उस दिन हम तुम बोलो 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 ना।
बोलो ना। वकील अंकल, वकील अंकल। हाँ बेटी, शाबाश, बोलो ना। उस दिन हम डरो मत बेटा, बोलो, उस दिन क्या हुआ? तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत चरणराज पर लगाए गए इल्जामों को गलत करार करते हुए चरणराज को बाइज्जत बरी करती है। नहीं, ये न्याय नहीं, अन्याय है, अन्याय। उठ, जाग, खोल अपनी आंखें और देख, पाप से जलती हुई इस धरती को देख, अत्याचारों से सिसकते हुए इंसानों को देख, बेगुनाहों के खून से लिपटी हुई लाशों को देख। बाहर निकल इस पत्थर की मोहरत से और जवाब दे मुझे, न्याय दे मुझे, न्याय, न्याय, न्याय। नहीं, तू किसी के साथ न्याय नहीं कर सकता। तू सिर्फ इंसान पैदा करता है और फिर उसकी बर्बादी का तमाशा देखकर खुश होता है। अगर तू हम जैसे मजबूरों की रक्षा नहीं कर सकता है तो तुझे इंसान बनाने का कोई अधिकार नहीं है और तुझे भगवान कहलाने का भी कोई अधिकार नहीं है। तूने मुझे सिर उठाकर जीने के लायक नहीं छोड़ा और अब मैं तुझे यहाँ शांति से बैठने के लायक नहीं छोड़ूंगी। तेरी इस खामोशी का मैं ऐसा जवाब देकर जाऊंगी कि पत्थर की इस मुहूर्त में तेरा कलेजा फट जाएगा। विधि के लिखने वाले विधाता, आज तेरे सामने मैं अपनी मौत खुद लिखूंगी और अगर तू भगवान है तो बदल कर दिखा मेरे इस फैसले को। मुझे मर जाने दीजिए पिताजी, मुझे मर जाने दीजिए। नहीं बेटी, नहीं, खुदकशी बुज़दिलों का जेवर है। इंस्पेक्टर रंजीत सिंह जैसे बहादुर पुलिस ऑफिसर की पत्नी को मैं कायरों की मौत नहीं मरने दूंगा। उनके बिना अब मेरे जीवन में घुट घुट कर मर जाने के सिवा और रखा है क्या है? तुम्हें घुट घुट कर मरना नहीं है बेटी, बल्कि उन सालिमों को मारकर जीना है जिन्होंने मेरे जिगर के टुकड़े को गोलियों से छलनी कर दिया और मेरी बहू को बेइज्जत कर दिया। नहीं पिताजी, मुझ में इतनी ताकत नहीं कि मैं उनका मुकाबला कर सकूं। है बेटी ताकतवर, तुम्हें भगवान भोलेनाथ बनाएंगे। नहीं। हाँ बेटी, तुम इतनी शक्तिशाली हो जाओगी कि तुम्हारे जूतों की आवाज सुनकर बड़े बड़े सूरमाओं की छाती फट जाएगी और तुमसे नजरें मिलाते हुए शेरनी तक अपनी गर्दन झुका लेगी। आओ बेटी, भोलेनाथ के सामने सर झुकाकर आशीर्वाद लो, सब ठीक हो जाएगा। Congratulations, you have been appointed SP Udaipur. All the best. थैंक यू सर। हे भगवान, मुझे शक्ति देना ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। जय भोलेनाथ। बीवी जी, जय भोलेनाथ की। जय भोलेनाथ की। आज शिवरात्रि है, ये लीजिए भोलेनाथ का प्रसाद।
मजा आ गया। ले तू भी जरा पी ले। कौन मैं? ना बाबा ना। आज शिवरात्रि है, ये भोलेनाथ का प्रसाद है। प्रसाद? जी नहीं, ये भांग है, गड़बड़ हो जाएगी। कुछ गड़बड़ नहीं होगा, अगर तुम पी लोगी तो मन की सारी मुरादें पूरी हो जाएगी। सच? ले पी ले। पी लूं? हाँ पी ले। पी लूं? पी ले। पी लूं? अब पी ले। जय भोलेनाथ। लो भैया। वाह क्या जोड़ी है, जोड़ी सलामत रहे। ये धरती घूमती है रे? हाँ वो तो घूमती है, स्कूल में बच्चों को पढ़ाई नहीं क्या? हाँ धरती तो घूमती है, तो मेरा सर घूमता है रे। सर घूम रहा है? हाँ। इस उम्र में ऐसे ही होता है। हाँ। एक काम करते हैं। हाँ। शादी कर लेते हैं। शादी? हाँ। हाँ। फिर 5-7 बच्चे पैदा करेंगे। 5-7 बच्चे? हाँ। नो बाबा नो। एक इंस्पेक्टर, बाकी सब कांस्टेबल। क्या? मेरे बच्चे और कांस्टेबल? शादी कैंसिल। ऐसे कैसे कैंसिल? अगर हमारा बस चले तो तुम्हें ये वर्दी और टोपी पहनाकर इस शहर का एसपी बना दे। ना बाबा ना, ये मार धाड़ की नौकरी आप ही को मुबारक हो। आप जाइए अपनी ड्यूटी पर और हम चले हमारी ड्यूटी पर। परेड आपके निरीक्षण के लिए मुस्तैद है। परेड मंसूब रही। हरिराम को सर्वश्रेष्ठ घुड़सवारी के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। हेड कांस्टेबल अवतार सिंह को श्रेष्ठ निशानेबाजी के लिए पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बुआ। अरे अरे मुन्नी राजू, कैसे हो? बुआ इतने दिन हमसे मिलने क्यों नहीं आई? राजू बुआ तो हमसे रूठ गई। नहीं मेरे बच्चों, मेरे नसीब ही मुझसे रूठ गए हैं। किस्मत ने मुंह मोड़ लिया है मुझसे। बुआ आप रो रही हैं? नहीं तो नहीं। कैसी हो नम्रता? अच्छी हूँ भाभी, अच्छी हूँ। मैं तो समझी थी कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। बिल्कुल अकेली हो गई हूँ मैं। ऐसा नहीं कहते, हम सब जो है तुम्हारे, देखो सभी तो है। भैया कैसे हैं? वो भी अच्छे हैं। अच्छे हैं ना? देखो
किसी चीज की जरूरत हो तो मांगने के लिए हिचकिचाना मत। सब कुछ तो है मेरे पास, बस। अच्छा, मैं चलती हूँ। भाभी खाना खाकर जाओ ना। नहीं, तुम तो जानती हो तुम्हारे भैया के आने का वक्त हो गया है, फिर किसी दिन आऊंगी। अच्छा चलो। नहीं मम्मी, हम बुआ के पास रहेंगे। मम्मी प्लीज, मम्मी हम कल आ जाएंगे। बेटे कल स्कूल है, फिर कभी आएंगे। चलो। चलो। अच्छा बुआ, हम जाते हैं। अच्छा। बाय बाय बुआ। बाय बाय। अच्छा। मेम साहब हैं? जी हाँ। अरे भैया आप? हाँ मेरी प्यारी बहन, तुम्हारी याद आ गई। अच्छा किया, आओ आओ ना। हाँ। क्या पियोगे, चाय कॉफी? नहीं नहीं ठीक है। पहले ये बताओ तुम कैसी हो, ठीक तो हो ना? हाँ भैया, पर अचानक तुम्हें इस बदनसीब बहन की याद कैसे आ गई? खून का रिश्ता है ना, जज्बात पर काबू नहीं पा सका। और जब मुझे ये खबर मिली कि तुमने बिशंबर जैसे नेता को गिरफ्तार कर लिया तो बेचैन उठा मैं, घबराहट हुई मुझे। ये तुमने अच्छा नहीं किया। देखो बिशंबर एक भला आदमी है, बहुत ही भला आदमी है। ओह, तो तुम एक बहन के पास नहीं, एसपी नम्रता सिंह के पास आए हो? नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारी भलाई चाहता हूँ, तुम्हें समझाने आया हूँ। बिशंबर प्रसाद से पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। वो इस इलाके का सबसे खतरनाक, बहुत ही पावरफुल आदमी है, उससे दुश्मनी ठीक नहीं। वाह भैया वाह, तुम मेरे भाई होकर उन लोगों की वकालत कर रहे हो जिन्होंने मेरा सुहाग मुझसे छीन लिया। तुम उन लोगों की वकालत कर रहे हो जिन्होंने दत्ता बाबू जैसे नेक इंसान का खून किया। तुम उन लोगों की वकालत कर रहे हो जिन्होंने इज्जत नाम का गहना मुझसे छीन लिया। तुम अगर अपनी जिद पर ऐसी अड़ी रही तो तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो तुम्हारे पति का हुआ। अंजाम की फिक्र तो वो करते हैं जिन्हें जीने की तमन्ना हो। तुम अपने आप को जिंदगी से मौत की तरफ ले जा रही हो। मौत के बढ़ते हुए साए को जिंदगी रोक नहीं सकती और जिंदगी के बढ़ते हुए कारवां को मौत रोक नहीं सकती। हाँ, अगर विशंबर प्रसाद के मैसेंजर ही बनकर आए हो तो मेरा भी एक मैसेज उन तक पहुंचा देना कि नम्रता सिंह की जिंदगी का एक ही मकसद है, विशंबर प्रसाद के खानदान की बर्बादी। विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, 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 विशंबर प्रसाद जिंदाबाद। एसपी नम्रता सिंह मुर्दाबाद, 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 एसपी नम्रता। शांत हो जाएं आप लोग। विशंबर प्रसाद को छोड़ दो। किसे छोड़ दूं? एक गुनहगार को, एक मासूम नर्स के साथ बलात्कार करने वाले बलात्कारी को छोड़ दूं? क्या सबूत है तुम्हारे पास? क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये है सबूत, उस नर्स का अपने हाथों से लिखा हुआ बयान कि किस बेरहमी से तुम्हारे इस नेता विशंबर प्रसाद ने उसके कपड़े फाड़कर उसे बेइज्जत कर दिया, उसकी इज्जत छीन ली। झूठ बोल दिए हैं आप। विशंबर प्रसाद देवता आदमी है। देवता है या राक्षस, इसका फैसला तो अदालत करेगी। जी नहीं, फैसला अदालत नहीं करेगी, फैसला हम करेंगे, फैसला जनता करेगी, फैसला वो नर्स करेगी जिसके बयान के बलबूते पर आप इतना जोर खा रही हैं। ए, बुलाओ उस लड़की को। ए लड़की, बताओ इनको, इन सब के सामने चिल्ला चिल्ला कर बताओ, क्या विशंबर बाबू ने तुम पर कोई जोर जुल्म, कोई अन्याय, कोई अत्याचार किया है? बताओ इनको।
ऐसा गलत बयान लिखकर क्यों दिया था? बोलो। मुझे डराया, धमकाया और कहा मैंने अगर ऐसा नहीं किया तो ये मेरा इस इलाके में जीना मुश्किल कर देंगी। नहीं, ये सरासर गलत है। यही सच है। बिशंबर बाबू जिंदाबाद, 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 बिशंबर प्रसाद जिंदाबाद, बिशंबर प्रसाद जिंदाबाद, छोड़ दो इसे। प्रसाद जिंदाबाद, बिशंबर 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 प्रसाद जिंदाबाद, प्रसाद जिंदाबाद, प्रसाद जिंदाबाद, बिशंबर प्रसाद जिंदाबाद, बिशंबर प्रसाद जिंदाबाद, बिशंबर प्रसाद आइए, बिशंबर प्रसाद जिंदाबाद। बिशंबर, 550 तो क्या, तू कातलों के कारवां मुझ पर उड़ेल दे, मैं सबकी गर्दन काटकर तेरे घर की दहलीज पर सजा दूंगी। अच्छा, इतना घमंड है इस 5 मीटर के कपड़े पर? ये 5 मीटर का कपड़ा तुझे 2.5 मीटर के कफन में लपेटने के लिए ही पहना है। वाह! जो बिशंबर आज तक सारी दुनिया को अपनी दिमागी चालों से मात देता रहा है, तुम उसे मात देने आई हो? हाँ? इतना बड़ा चैलेंज? मैं चाहूं तो एक ही झटके में तुझे पागल कुत्ते की मौत मार सकती हूँ, मगर जिस भोली भाली जनता की नजर में तू देवता का रूप लिए बैठा है, उन्हें तेरी असलियत की ये राक्षस नुमा शक्ल दिखानी है मुझे। तेरे एक एक गुनाह को जनता की आवाज बना दूंगी मैं, तुझे नेता से दर दर का भिखारी बना दूंगी मैं, भिखारी। इंस्पेक्टर करण, ये क्या हो गया तुम्हें? एसपी साहिबा, इस इलाके से मेरा ट्रांसफर करा दीजिए। अचानक ट्रांसफर? ये चोटें कैसी लगी तुम्हें? किसने मारा? और कौन हो सकता है? विश्वंभर प्रसाद का बेटा चरण राज। मगर क्यों? क्योंकि मैंने डीएसपी खन्ना और विश्वंभर प्रसाद के खिलाफ आपको बताया था। वो लोग बहुत खतरनाक हैं। साहब, इस इलाके से मेरा ट्रांसफर करा दीजिए। इंस्पेक्टर करण, अगर हम वर्दी वाले ऐसे गुंडों से घबराकर अपना ट्रांसफर करवाने लगे तो ऐसे बेईमान लोगों का हौसला और बढ़ जाएगा।
ये खाकी वर्दी पहनने के सिर्फ दो ही मतलब हैं। या तो जुल्म को खाक में मिला दो या शहीद होकर खुद खाक में मिल जाओ। इस वक्त चरणराज कहाँ होगा? साले, पुलिस वालों पर हाथ उठाता है। अरे छोकरी, किस पर हाथ उठा रही है तू? जिसके बाप के एक टेलीफोन पर जेल के दरवाजे खुल जाते हैं और एक इशारे पर अदालत के फैसले बदल जाते हैं। तेरे बाप के टेलीफोन पर खुलने वाले दरवाजे जेल के नहीं, कोर्टों के होंगे। तेरे बाप के इशारों पर अदालतों के फैसले नहीं, तवाइफों की अदाएं बदलती होंगी। नहीं, मैं तुझे इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। अभी तो खेल शुरू हुआ है। अयो, बहुत जोर जोर से मारा जी। एसपी बहुत सॉलिड जी। यार एक बात बोलो। हाँ बोल। बहुत मारा जी, जोर जोर से मारा जी। वो शेरनी जी। उस शेरनी को अगर बकरी नहीं बनाया तो मेरा नाम चरणराज नहीं। देख लिया एसपी साहिबा, हमसे टक्कर लेने का नतीजा। आइंदा अगर ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो समझ गई ना? नम्रता, ये क्या हो गया? कुछ नहीं भाभी, जरा सी चोट लगी है। आप कैसी हैं? अच्छी हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम अच्छी हो। इतनी जल्दी मुझे कुछ नहीं होगा। अभी तो हम सबको मिलकर अपने हिसाब का हिसाब करना है। वाह 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 वाह, मुबारक हो। अस्पताल की खाट बहुत बहुत मुबारक हो। एसपी साहिबा, समुंदर में जो लहरें उठती है ना, वो भी बहुत शक्तिशाली होती हैं। आसमान से बातें करती हैं, लेकिन जब वही साहिल पे आकर किसी पत्थर से टकराती है तो बिखर जाती है। इसलिए अगर हम जैसे नेताओं से हिसाब करोगी ना, तो जिंदगी भर इसी तरह बिस्तर पर पड़ी रहोगी। हाँ। और फिर ये तो सिर्फ एक मामूली ट्रेलर था। पूरी फिल्म तो अभी आपको देखनी है। जय राम जी की। तुम यहाँ?
जैसे सिर फिरे पुलिस वालों के साथ पंगा लोगे तो जिंदगी भर के लिए बिस्तर पर ही पड़े रह जाओगे। चलो उठ। ये तो एक मामूली सा ट्रेलर था, पूरी फिल्म अभी तूने देखी कहाँ है? क्यों, ठीक है ना? क्या बात है? आपको मुबारकबाद देने आई हूँ। किस चीज की मुबारकबाद? आपके कारनामों का पर्दाफाश हो गया है। सरकार ने आपके इलेक्शन को अनवैलिड कर दिया है। क्या आप बकवास कर रही हो? अब नए सिरे से फिर से बाय इलेक्शन होगा। हाँ, और ये भी सुना था कि एसपी नम्रता सिंह आपके विरुद्ध दत्ता बाबू की धर्म पत्नी को खड़ा करने वाली थी, मगर फॉर्म भरने कोई आया नहीं अभी तक। बिशंबर जी के सामने खड़े होकर किसी को अपनी जिंदगी जब्त करानी है? यही है मिसेस दत्ता बाबू। हटाओ इसे। एक तरफ अपनी मांग सजाती है और दूसरी तरफ अपने पति के खिलाफ जाती है। दत्ता बाबू की पत्नी का साथ देने निकली है तुम? नहीं, सच्चाई का साथ देने। सच्चाई को मरे एक जमाना हो गया है। सच्चाई कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं तो कहती हूँ आप भी उन बुरे लोगों का साथ छोड़ दीजिए। वाह वाह, अभी घर की दहलीज के बाहर कदम निकाला नहीं और हमें सलाह देना शुरू कर दी। हाँ? बहुत हिम्मत आ गई है तुझ में। हाँ, नहीं। तुम? हाँ, मैं। पत्नी पर ऐसा अत्याचार करना जुर्म है। पति और पत्नी के बीच में बोलने वाली तुम होती कौन हो? कानून। और कानूनी तौर पर दफा 321 के तहत मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकती हूँ। नम्रता! चिल्लाओ मत। आज के बाद अगर तुमने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया तो मैं तुम्हारा वो अंजाम करूंगी कि दुनिया के किसी भी पुलिस ऑफिसर ने किसी के साथ न किया होगा। और सुनो, औरत की जब हाई लगती है ना तो एक जन्म तो क्या 7 जन्म बिगाड़ देती है। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, इस बार इलेक्शन में जीतना बहुत जरूरी है। अगर कहीं दत्ता बाबू की धर्म पत्नी इस इलेक्शन में जीत गई तो हमारे लिए ये बड़ी शर्म की बात होगी। चिंता मत कीजिए डैड, इलेक्शन आप ही जीतेंगे। प्यार से हुआ तो ठीक, नहीं तो गुंडागर्दी से होगा। नहीं, इस बार कोई गुंडागर्दी नहीं चलेगी। एसपी नम्रता सिंह ने पूरे फोर्स का बंदोबस्त किया है और फिर खुद कमिश्नर ने ऑर्डर दिया है कि इस इलेक्शन में कोई गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चिंता मत करो डीएसपी, अगर पुलिस के पास अपनी फोर्स है तो हमारे पास भी अपनी फोर्स है। अरे अभी तक आप लोग यहीं पर खड़े? भाई इलेक्शन हो गया, वोट डाल दिया गया, आप घर जा सकते हैं। जाइए, शुक्रिया, धन्यवाद, जाइए जाइए। ये पेटियां लेकर कहाँ जा रहे हो? वहीं जहां जाना चाहिए। अच्छा, तेरे बाप का राज है क्या? बाप तक पीछे पीछे पीछे। क्या बात है?
सर वो जसनगर इलाके में एसपी साहब और छोटे साहब में मारामारी हो रही है। चलो। अरे चलना। अरे क्या हो रहा है ये सब? सर ये मैं बताता हूँ सर। शारदा देवी को जिताने के लिए एसपी अपनी पावर का मिसयूज कर रही हैं। ये झूठ बोल रहा है सर। बैलेट बॉक्सेस बदलते हुए मैंने इनको रंगे हाथों पकड़ा है सर। सबूत क्या है? पूछिए सर। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत आप खुद ही चलकर देख लीजिए। चलिए। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अभी तो बैलेट बॉक्सेस यही पड़े थे सर। थे तो कहाँ गए? जमीन खा गई क्या? हकीकत क्या है मैं बताता हूँ, आइए सर। ये देखिए सर। बच्चन सिंह, ये पेटियां हमारी गाड़ी में कैसे आई? आप ही तो लाई थी साहब। क्या बकवास करते हो सर? ये इनकी चाल है। मैं इन बदमाशों को अच्छी तरह से जानती हूँ। Don't try to be over smart. साहब, मुझे तो ये कहते हुए भी शर्म आती है कि मेरी बहू ऐसा घटिया काम करेगी। शारदा देवी को जिताने के लिए इसने यहाँ बॉक्सों की हेराफेरी की है। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। चरण राज ने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने दंगा फसाद शुरू कर दिया। साहब क्या बताऊं, मैंने अपनी इस बहन को बहुत समझाया कि कानून के खिलाफ न जाए, वोटों की हेराफेरी न करे, बहुत समझाया, लेकिन इसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। ये सब झूठ बोल रहे हैं सर। हाँ, इनका वर्दी वाला ये सिपाही झूठ बोल रहा है, इनके भाई साहब झूठ बोल रहे हैं, इनकी सास झूठ बोल रही है, सत्यवादी तो सिर्फ आप ही हैं। देख लिया कमिश्नर साहब, आपने अपनी आंखों से खुद देख लिया कि पुलिस कैसे गुंडागर्दी कर रही है। मैं पूछता हूँ कि इस देश का क्या होगा? मिसेस नम्रता सिंह, सर, मैं हाई कमांड से कहकर तुम्हें सस्पेंड करवा दूंगा। उसकी जरूरत नहीं होगी सर, मैं खुद ही रिजाइन कर रही हूँ। नमस्कार। आज के ताजा समाचार। उदयपुर विधानसभा के बाई इलेक्शन में श्री विश्वंभर प्रसाद अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से 4180 वोटों से विजयी घोषित किए गए हैं। वाह वाह मुरलीधर वाह। जो कुछ तूने आज किया है ना, उससे तूने दोस्ती की एक मिसाल कायम कर दी है। और सुन, इस दोस्त का तेरे लिए एक वादा है, अगले इलेक्शन में सीट भी तेरी होगी और मिनिस्टर भी तू ही बनेगा। प्रभु। हाँ। और शकुंतला देवी जी, सास हो तो तुम जैसी। हाँ। ये लो 5 लाख रुपया, अब जिंदगी भर ऐश करो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किन शब्दों में आपका शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया, शुक्रिया। 5 लाख। ये आप क्या कर रहे हैं? आप मुझ पे हाथ उठा रहे हैं? अरे हाथ उठाना तो दूर, आज मैं तेरे हाथ तोड़ ही डालूंगा। मेरी क्या गलती है? मेरा क्या कसूर? तेरी गलती मैं बताता हूँ तेरी। तू कैसे आएगी उस कमीने विश्वंभर से? मत मारिए मुझे, मत मारिए, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए मुझे, मत मारिए मुझे, मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मत मारिए। गम सहती है, चुप रहती है, पागल है तुम? पागल मैं नहीं, पागल तुम हो गया। मैं कह देता हूँ तुझसे, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। खबरदार। किशन, नहीं। आज तुम अपने औकात पे चले आए। हाँ? आज मैं चुप नहीं रहूंगी। तेरी कमीनी, तेरी ये औकात मुझ पर हाथ उठाती है। औकात? नहीं। तुम्हारी असली औकात क्या है? बोलूंगा नहीं। देख, याद रख, भाई बस।
भाइयों और बहनों, मैं अपने दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे अपना कीमती वोट देकर मुझे कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया है। मेरा वादा है आपसे कि आपसे किया हुआ एक एक वादा निभाऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आज झांसी की रानी का जन्मदिन है। भाइयों और बहनों, मेरा वादा है आपसे कि आज के बाद किसी भी औरत पर किसी किस्म का अत्याचार, किसी किस्म का अन्याय या किसी किस्म का जुल्म नहीं होने दूंगा। औरत का दर्जा मेरी नजर में महान है। वाह 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 वाह। विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद। नहीं नहीं भाइयों, नहीं 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 नहीं, विशंबर प्रसाद जिंदाबाद नहीं, झांसी की रानी जिंदाबाद, औरत जिंदाबाद। और इस नारे को इतनी जोर से बोलिए, इतनी जोर से बोलिए कि इसकी गूंज इस देश के हर कोने कोने तक पहुंचे, ताकि इस देश के हर कोने में झांसी की रानी पैदा हो। जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले हिंदुस्तान की हर औरत से एक वादा चाहती हूँ कि आज के बाद जियोगी तो झांसी की रानी बनकर जियोगी, वरना ये जालिम भेड़िए हम औरतों को इज्जत की जिंदगी जीने नहीं देंगे।
मुझसे वादा करो, वचन दो कि आज के बाद जियोगी तो झांसी की रानी बनकर, मरोगे तो झांसी की रानी बनकर। मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता। तुम आत्महत्या क्यों करना चाहती थी? जानती हैं ये पाप है। इस दुनिया ने हर तरह से मुझे सताया, मेरे शरीर को गंदा किया और मेरी बेटी की हत्या की है। मुझ जैसी औरत के लिए अपने माथे का कलंक मिटाने का और इस पाप की दुनिया से मुक्ति पाने का यही एक रास्ता बच गया था। तुम क्या समझती हो, अपनी जान देने से माथे पर लगा कलंक मिट जाएगा? जब मैं ही नहीं रहूंगी तो कलंक कहाँ रहेगा? मर्दों की सताई गई औरतें अगर बदनामी के डर से आत्महत्या करने लगी तो पाप करने वालों की हिम्मत और बढ़ जाएगी, कई और अबलाएं कलंकित हो जाएंगी और इसकी जिम्मेदार हर वो औरत होगी जो जिंदगी से भागकर आत्महत्या कर लेती है। तुम अपने आप को सजा क्यों दे रही हो? सजा तो उन्हें मिलनी चाहिए जिन्होंने पाप किया है। लेकिन कैसे? इसके लिए कानून है, अदालत है और मुझ जैसी वकील तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारे माथे पर लगा कलंक मिटाऊंगी, तुम्हें इंसाफ दिलाऊंगी। आओ मेरे साथ, देखो मुझ पर भरोसा रखो। काम। आइए पत्रकार जी, बैठिए। शुक्रिया। आप क्या लेंगे? बीड़ी, चाय, कॉफी या ठंडा या कुछ और? जी कुछ नहीं, थैंक यू। पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। सुना है एडवोकेट भारती देवी ने आपके खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर किया है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या मुकदमा? यही कि एक औरत आपसे मदद मांगने आई थी और आपने उसके साथ बलात्कार कर दिया। मुकदमा अदालत में पहुंच गया है ना? जी हाँ। तो फिर जवाब भी वही देंगे। अदालत में आप किस किस बात का जवाब देंगे? वहाँ आप पर भ्रष्टाचार का एक केस तो चल ही रहा है। तो चलने दीजिए। आपको क्या कष्ट है? कष्ट मुझे नहीं, आपको हो सकता है। आप मिनिस्ट्री से निकाले जा सकते हैं। कोई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? क्योंकि पार्टी में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ 10 मंत्री हैं, सब आया राम गया राम है और 10 लाख वोट है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं पूरा मंत्रिमंडल ही उलट कर रख दूंगा। फिर देखता हूं यहां की सरकार कौन चलाता है। सरकार कोई भी चलाए, लेकिन आप जेल जाने की तैयारी कर लीजिए। क्या मतलब है तुम्हारा? आरती वर्मा का केस मशहूर एडवोकेट भारती देवी के पास है, जो आज तक कोई केस नहीं हारी है। ये केस भी वही जीतेंगे और आपको जरूर सजा मिलेगी। आपके पाप का घड़ा भर चुका है चरणदास जी, अब आपको कोई नहीं बचा सकता। अरे क्यों जय हो। इंटरव्यू लेने आया था हमारे मंत्री महोदय का। ले ले जम के ले और ले बेटा, पीट। अबे पीट। सुनो, ऐसे लोगों के पास अगर आना है तो या तो कमीज उतार कर आओ, या अगर हिम्मत हो तो साथ में पिस्तौल लेकर आओ। मैं एक पत्रकार हूं, मुझे पिस्तौल की जरूरत नहीं। मेरी ताकत है ये कलम। हाँ घनश्याम दास जी, आप टेंडर तो भेज दें, ऊपर वालों को मैं संभाल लूंगा। आप टेंडर भेज दीजिए। हाँ जी, हाँ बाकी संभाल लेंगे। क्या हाल है मेरे साहब? ओह मंत्री महोदय नमस्कार। आपने यहाँ पर आने का कष्ट क्यों किया? हुक्म देते मैं सेवा में स्वयं हाजिर हो जाता। सेवा में? जी। देखो चिरौंजी लाल जी, तुम हमारे खास दोस्त हो, हमारी पार्टी के एमएलए हो और मौका मिलते ही मैं तुम्हें मंत्री बनाना चाहता हूं। धन्यवाद। पर मुझे लगता है कि तुम अपनी तकदीर खुद खराब कर लोगे। ये आप क्या कह रहे हैं चरण? और नहीं तो क्या, हम तुम्हें दोस्त समझते हैं और तुमने मेरे दुश्मन को घर में बैठा रखा है। मैं कुछ समझा नहीं महोदय। समझा नहीं? अरे एक आवारा औरत मुझे बदनाम करना चाहती है और तुम्हारी पत्नी इस काम में उसका साथ दे रही है। सारी दुनिया ये बात जानती है और तुम कहते हो कि मैं समझा नहीं। अगर मैं वो, लगता है भारती का दिमाग खराब हो गया। देखो तुम क्या करोगे मुझे नहीं मालूम, मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि
तुम्हारी पत्नी उस औरत के लिए अदालत में हाजिर नहीं होगी, वरना मंत्री बनना तो दूर, एमएलए भी नहीं रहोगे। नहीं नहीं, आप ऐसा मत कहिए। मैं भारती को समझा दूंगा, वो ये केस नहीं लड़ेगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेहरबानी करके इस मामले में आप दखल मत दीजिए। मैं ये केस जरूर लड़ूंगी। तुम समझती क्यों नहीं? वो औरत बदचलन है, आवारा है। बदचलन और आवारा कौन है इसका पता अदालत में लगेगा। भारती, शादी के बाद मैंने तुमको कभी वकालत करने से नहीं रोका, क्योंकि वकालत करना तुम्हारा शौक था। बट लेट मी टेल यू दिस, तुम्हारा यही शौक अब हमारी घरेलू जिंदगी में एक रोड़ा बन गया है। आज तक मैंने आपकी सेवा में कोई कमी रखी है? क्या आपको कभी ये महसूस हुआ कि वकालत करते हुए मैंने एक पत्नी का पूरा फर्ज नहीं निभाया है? निभाया है, बिल्कुल निभाया है, लेकिन अब नहीं निभा रही हो। तुम मेरा भविष्य, मेरा फ्यूचर खराब कर रही हो। मैं आपका फ्यूचर खराब कर रही हूँ? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो चाहती हूँ कि आप बहुत बड़े आदमी बने, सारे देश में आपका नाम हो। सिर्फ चाहने से क्या होता है? आज मैं क्या हूं? एक एमएलए, सिर्फ एक एमएलए। मैं मंत्री बनना चाहता हूं, मुख्यमंत्री भी, हाँ जी। और तुम्हारे इस पॉइंट को लेकर अगर मंत्री चरणदास नाराज हो गए तो याद रखो, अगले इलेक्शन में मुझे एमएलए पद का टिकट तक नहीं मिलेगा। नो चांस। इसलिए मेहरबानी करके उस मामूली औरत के लिए तुम उनसे दुश्मनी मत लो। आप अच्छी तरह जानते हैं मैंने अपने उसूलों के लिए अपने पिता को भी छोड़ दिया था। तो अब मुझे भी छोड़ देने का इरादा है? मैंने ऐसे तो नहीं कहा। एक औरत अपने पिता को छोड़ सकती है, लेकिन पति के बिना रहने की बात तो वो सोच भी नहीं सकती। आई सी। अगर मेरे साथ रहना है तो ये केस मत लड़ो। ये एक केस नहीं है, एक अबला के आंसुओं की पुकार है। औरत पर होते हुए अत्याचारों की कहानी है, और मैं इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। भारती, क्या तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारे सामने लड़ने वाले बड़े बड़े राजनीतिक सूरमा हैं? बिग पॉलिटिशियंस, ऑल ऑफ देम, एंड यू कांट फाइट देम। तुम उनसे जीत नहीं सकती। सवाल ये नहीं कि मैं जीतूंगी या हारूंगी, सवाल ये है कि आज की नारी क्या ये सब कुछ देखकर भी चुप रहेगी, कुछ नहीं करेगी? खैर, मैं चलती हूँ, अदालत का समय हो रहा है। ठहरो भारती, आज अगर तुमने अदालत में कदम रखा तो फिर इस घर में कभी मत आना। यस, जो पत्नी अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती, उसे पति के घर में रहने का भी कोई अधिकार नहीं। पति पत्नी का रिश्ता प्यार का होता है, जबरदस्ती और अधिकार का नहीं। मैं तुम्हारी पत्नी बनकर इस घर में आई थी और पत्नी बनकर रहूंगी। मैं तुम्हारी गुलाम नहीं जिसे जब चाहो घर से बाहर निकाल दो। तुम खुद ही इस घर से जाती हो या मैं वॉचमैन को बुलाकर तुम्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दूं? इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही चली जाती हूँ। That's better. लेकिन इतना याद रखना, तुम पछताओगे और खुद मुझे लेने आओगे। दीदी, मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही चुकी है, लेकिन मेरे लिए आप अपनी गृहस्थी क्यों बर्बाद कर रही हैं? आपने अपने पति को क्यों छोड़ दिया? देखो आरती, मैंने जो कुछ भी किया है वो सच्चाई के लिए किया है, अपने उसूलों के लिए किया है। कभी ऐसा मत सोचना कि मैं तुम पर कोई एहसान कर रही हूँ। और हाँ, मैं अदालत जा रही हूँ, मेरे आने में अगर देर हो जाए तो इंतजार मत करना, खाना खा लेना और किसी बात की फिक्र मत करना। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। दीदी, दीदी, यही वो इंस्पेक्टर जिसने मेरी बेटी को मारा था, उसकी जान दी थी। दीदी, इसे छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं दीदी। डरो मत, मैं इससे बात करती हूँ। कहिए, कैसे आना हुआ? यहाँ पर कोई आरती वर्मा नाम की औरत रहती है? ओह, आप आरती वर्मा को नहीं जानते हैं ना? यही है आरती वर्मा। कहिए, आज आपको इनसे क्या काम है? इसके नाम ये वारंट है, मैं इसे गिरफ्तार करने आया हूँ। ओह,
पूरा केस ही उल्टा कर दिया। वेरी गुड। आप अभी इन्हें ले जाइए, मैं आपसे कोर्ट में मिलूंगी। नहीं, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता, मैं जो हूँ। चलो जाओ। अरे ये क्या हो रहा है? ये किसका केस चल रहा है? किसी आरती वर्मा का केस। लगता है फिर कोई शरीफ लड़की बदमाशों के जाल में फंस गई। वकील सफाई कौन है? मशहूर एडवोकेट भारती देवी, जो आज तक कोई केस नहीं हारी। अच्छा अच्छा, अपनी भारती देवी। ये भारती देवी कौन है? अच्छा ये बताओ, इस केस में वकील गंदगी कौन है? मिस्टर भारद्वाज। अच्छा अच्छा, अपना भारद्वाज। ये भारद्वाज कौन है? अरे जज साहब पीछे आ गए। उधर है, उधर है। आरती वर्मा, तुम्हारे खिलाफ आरोप लगाया गया है कि तुम रुपए कमाने के लिए मर्दों को फंसाती हो, वेश्या का पेशा करती हो। और जब तुम्हारी 5 साल की बच्ची तुम्हारे इस पेशे में आड़े आई तो तुमने उसका गला घोंट कर मार डाला। इन दोनों अपराधों के लिए तुम अपने आप को दोषी मानती हो या नहीं? ये अदालत है, रोने धोने से कोई फायदा नहीं होगा। बताओ तुमने ये अपराध किए हैं या नहीं? क्या कहूँ जज साहब, इनकार करने के लिए भी आप जो कह रहे हैं उसे अपने मुंह से दोहराने में मुझे शर्म आती है। योर ऑनर, अपनी बच्ची की मौत पर रोती तड़पती इस मां पर उसी की बेटी की हत्या का आरोप लगाया गया है। एक वहशी दरिंदे के चुंगल में फंसकर अपनी पवित्रता की रक्षा करने में नाकाम हुई इस अबला को वेश्या कहकर पुकारा गया है। किसी भी सबूत के बिना एक गरीब पर इस तरह के आरोप लगाना इंसानियत के खिलाफ है। योर ऑनर, मैं अभी ये साबित कर दूंगा कि ये औरत बदचलन भी है और खूनी भी। मेरे पहले गवाह हैं न्याय नगर के सरपंच श्री धर्मराज। धर्मराज जी हाजिर हो। धर्मराज जी, आप इस बदचलन औरत को जानते हैं? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। शायद सरकारी वकील ने कोई जाली डिग्री लेकर वकालत शुरू कर दी है, इसीलिए इन्हें इतना भी पता नहीं कि जब तक आरोपी पर अपराध साबित नहीं हो जाता वो निर्दोष है। और उनका नाम तमीज से लेना चाहिए। इनका नाम है श्रीमती आरती वर्मा। ऑब्जेक्शन सस्टेन। थैंक यू। हाँ तो धर्मराज जी, आपकी कभी श्रीमती आरती वर्मा से मुलाकात हुई है? मेरा मतलब है आप इन्हें जानते हैं? जी हाँ, अच्छी तरह जानता हूं। कैसे? हुजूर, मैं न्याय नगर का सरपंच हूं। वहां की पूरी पंचायत ने इसे बदचलन और वेश्या करार देकर शहर की पुलिस के हवाले कर दिया था। दैट्स ऑल योर ऑनर। आप इनसे कुछ पूछना चाहती हैं तो पूछ लीजिए। नो क्वेश्चंस। आप जा सकते हैं। योर ऑनर, मेरे अगले गवाह हैं सब इंस्पेक्टर सी के पांडे। मैं भगवान को साक्षी मानकर कसम खाता हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। हर बार गीता की कसम खाता है और हर बार कहता है कि मैं सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा और कहता है सच के सिवा बाकी सब कुछ है। इंस्पेक्टर पांडे, आप श्रीमती आरती वर्मा को जानते हैं? जी हाँ। आप इनसे पहली मर्तबा कहां मिले थे? जी, पुलिस स्टेशन में, जहां न्याय नगर की पंचायत का आदमी इसे मेरे हवाले कर गया था। तो फिर आपने क्या किया? जी, मैंने इसे समझाया कि वेश्या का काम अच्छा नहीं है और चेतावनी देकर वापस भेज दिया कि आगे से ऐसा काम नहीं कर। तो फिर ये दोबारा आपको कब और कहां मिली? इसने सुधरने के बजाय और जोरों से धंधा शुरू कर दिया। शहर में कमाई भी तो बहुत होती है। 2 बार रेड में भी पकड़ी गई और दोनों बार मैंने इसे वार्निंग देकर छोड़ दी। फिर क्या हुआ? और फिर एक दिन खबर मिली कि इसने अपनी बेटी का गला घोंटकर उसे मार डाला है। पुलिस ने इसे तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये कहीं नहीं मिली। और फिर एक दिन पता लगा कि ये मशहूर एडवोकेट श्रीमती भारती देवी के साथ रह रही, और मैंने जाकर इसे गिरफ्तार कर लिया। लो, भारती देवी खड़ी हो गई। अब इंस्पेक्टर की धज्जियां उड़ा देंगी। कानून का एक एक ऐसा पॉइंट निकालेंगी कि जज साहब भी दंग रह जाए। अच्छा, ये कानून कौन है? तुम बोला तो मैं तेरा गला घोट दूंगा। जिस दिन आप श्रीमती आरती वर्मा को पहली बार मिले थे तो आप कहाँ थे?
जी अपने पुलिस स्टेशन में। उस पुलिस स्टेशन के लॉकअप में उस समय 2 गुंडे और भी थे ना, जिन्हें जुआ खेलने के जुर्म में पकड़ा गया था? जी हाँ। मामूली जुआ खेलने वालों को आपने उपदेश देने के बजाय लॉकअप में डाल दिया, लेकिन श्रीमती आरती वर्मा को, जिन्हें गांव की पंचायत ने कानूनी कार्रवाई करने के लिए आपके पास भेजा था, उन्हें सिर्फ उपदेश देकर किस खुशी में भेज दिया? जी वो एक औरत थी, साथ में एक छोटी सी बच्ची भी थी। मुझे दया आ गई। इंस्पेक्टर पांडे जी, आप जानते हैं, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते आपका फर्ज आरती वर्मा का केस बनाकर अदालत में पेश करना था, उन पर दया करना नहीं। जी वो आप जानते हैं या नहीं? जानता हूँ। और अगर आप एक गुनहगार को छोड़ सकते हैं तो एक बेगुनाह को पकड़ भी तो सकते हैं। जी नहीं। क्यों नहीं? जब दया आ सकती है तो गुस्सा भी तो आ सकता है, और उस गुस्से में कुछ भी हो सकता है। एक बच्ची का खून भी किया जा सकता है। I strongly object, Your Honor। एक शरीफ और ईमानदार पुलिस ऑफिसर पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। नो, हर वो पुलिस ऑफिसर अपराधी है जो एक मजबूर औरत से धंधा कराना चाहता है। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। या उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है। ये झूठ है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, योर ऑनर। और जब उस बलात्कार में उसकी बेटी बाधक बनती है तो उसका गला दबाकर उसकी जान ले लेता है। ये सब झूठ है, योर ऑनर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। रिलैक्स, टेक इट इजी। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि वो पुलिस ऑफिसर अपराधी है जो ये सब कुछ करता है। मैंने आप पर तो कोई आरोप नहीं लगाया कि आपने इन पर बलात्कार करने की कोशिश की या आपने इनकी बेटी का खून किया है। फिर भी आप बराबर चिल्लाए जा रहे थे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसका मतलब आपने कुछ किया है। अरे, इस तरह पसीने क्यों छूट रहे हैं आपके? जी नहीं, कुछ नहीं। पसीना तो उस वक्त आता है जब आदमी झूठ बोलता है। जो सच गीता पर हाथ रखकर आप नहीं बोल पाए थे, शायद वो सच पसीने की बूंदें बनकर आपके चेहरे पर उतर आया है। अब मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगी, कोई जरूरत ही नहीं, आप जा सकते हैं। अरे वाह, फंसा दिया पांडे को, जैसे महात्मा गांधी ने चर्चिल को फंसा दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। ये महात्मा गांधी कौन है? महात्मा गांधी कौन है? अरे जब अपने ही देश के लोग ये पूछने लगे कि महात्मा गांधी कौन है, तो अपने भारत का यही हाल होगा। सही बात है, अपने भारत। ये भारत कौन है? अब अगर तूने पूछा कि ये कौन है तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा, और कल इसी अदालत में मुझ पर मुकदमा चल रहा होगा। नहीं पूछूंगा। मिस्टर भारद्वाज, अब आप अपने अगले गवाह को बुलवा लीजिए और उनसे कहिएगा कि पसीना पहुंच कर आए। मंत्री चरणदास हाजिर हो। मैं जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। देखिए, जो भी पूछना है जल्दी पूछिए, मुझे मीटिंग में जाना है। मंत्री जी, आपने इस औरत को, मेरा मतलब है श्रीमती आरती वर्मा को पहले कभी देखा है? यह कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप? मैं दिन भर में न जाने कितनी औरतों से मिलता हूं, उनकी मदद करता हूं। अब सबकी शक्लें मुझे कैसे याद रहेंगी? हाँ, 1-2 हो तो याद रखे, सैकड़ों लड़कियों को कहां तक याद रखेगा? अरे भारती देवी के सवालों का जूता पड़ेगा तो सब याद आ जाएंगी। ये भारती देवी जानता हूँ। याद कीजिए, एक दिन एक औरत आपके घर में अपनी बच्ची की लाश हाथ में लेकर आपसे मदद मांगने आई थी। हाँ, याद आया। ये मेरे पास आकर कहने लगी, मेरी बच्ची भूख से तड़प रही थी, मुझसे देखा न गया और मैंने उसको गला घोंटकर मार डाला। अब मेरे पीछे पुलिस पड़ी, मुझे बचा लो। फिर आपने क्या किया? मैं एक मंत्री हूं, एक खूनी की मदद कैसे करता? मैंने उसे कहा, तूने मां होकर अपनी बेटी का गला घोंट दिया, तू मां नहीं है, तू एक डायन है, डायन, चली जाओ। और मैंने इसे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। ठीक किया ना? बहुत अच्छा किया, अब आप जा सकते हैं। थैंक्स। एक मिनट, योर ऑनर, मैं भी इनसे कुछ सवाल करना चाहती हूँ। यस, प्रोसीड। आप एक मंत्री है ना? क्यों, आपको कोई शक है? नहीं, शक क्या, इसलिए पूछ रही हूँ कि मंत्री एक बहुत बहुत जिम्मेदार व्यक्ति होता है ना? बिल्कुल होता है, और मैं भी हूँ। हाँ, आपके पास एक औरत आई थी और आपके कहने के मुताबिक उसने अपनी बेटी का खून कर दिया था और पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। फिर भी आपने उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, भगा दिया ना? जी हाँ, बिल्कुल भगा दिया। क्या एक जिम्मेदार मंत्री होने के नाते आपका यह फर्ज नहीं था कि एक भागी हुई खूनी को पुलिस के हवाले कर देते? चुप क्यों है? जवाब दीजिए।
इसमें जवाब देने की क्या बात है? समझने की बात यह है कि जब एक मामूली पुलिस अफसर किसी लड़की को माफ कर सकता है तो मैं तो एक मंत्री हूं, कुछ भी कर सकता हूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या मतलब? यही कि इस मजबूर औरत की मजबूरी का फायदा उठाकर इसे आपने अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा। इसीलिए इसकी बच्ची को दफनाने के लिए आपने अपने आदमी को इसके साथ भेजा और उसके बाद इसे अपने ही गेस्ट हाउस में ठहराया। ये झूठ है। न इसे मैंने अपने गेस्ट हाउस में ठहराया था, न इसकी बच्ची को दफनाने के लिए आदमी भेजा था। ये झूठ कह रहे हैं जज साहब। इन्होंने मेरी बेटी की लाश को मिट्टी में दबाने के लिए अपने संतरी को मेरे साथ शमशान भेजा था। और ये साबित करने के लिए कि मंत्री का आदमी आरती के साथ शमशान गया था, मैं शमशान के चौकीदार छज्जूराम को गवाही के लिए यहाँ बुलाना चाहती हूँ। इजाजत है। बहुत अच्छे। इन पॉलिटिशियंस का गला इसी तरह पकड़ना चाहिए, वरना थोड़ी सी भी गफलत हुई कि बस केस ही उल्टा कर देंगे। कहने लगेंगे कि गांधी जी ने गोडसे का खून किया था। करेक्ट करेक्ट। ये गोडसे कौन है? तुमने इनको कभी देखा है? जी हाँ, एक बच्ची की लाश को दफनाने के लिए शमशान में आई थी। और साथ में कौन था? वो साहब थे जो पीछे खड़े हैं। पहले उन्होंने आके खड्डा खोदने के लिए पैसे दिए और रसीद लिए बिना ही चले गए। ये रही उसकी रसीद। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो साहब इनको लेकर आए। इनकी गोद में एक मुर्दा बच्ची थी। उसको दफनाने के बाद वो साहब इनको लेकर वापस चले गए। अच्छा, तुम जा सकते हो। जी। योर ऑनर, छज्जूराम के बयान से ये साफ जाहिर है कि मंत्री का आदमी आरती के साथ उसकी बच्ची को दफनाने के लिए शमशान गया था और दफनाने के बाद आरती को लेकर मंत्री के गेस्ट हाउस पहुंच गया, ये जानते हुए भी कि इसके हाथ में एक बच्ची की लाश थी। मंत्री जी ने ना तो बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम करवाया और ना ही इसे पुलिस के हवाले किया। इसकी एक ही वजह हो सकती है जो साफ है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, चरणदास जी ने इसकी लाचारी का फायदा उठाकर इसे अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा और इसीलिए इसे अपने गेस्ट हाउस में ठहराया। और उस मददगार ने इसकी ऐसी मदद की कि फिर कभी ये किसी से मदद न मांग सके, दुनिया के सामने मुंह दिखाने के काबिल न रहे। इतना कुछ करने के बाद जब मंत्री जी को पता चला कि आरती वर्मा का केस मैं लड़ने वाली हूँ, तो उन्होंने पूरे मुकदमे को उल्टा कर दिया और सारा आरोप इसके सर थोप दिया। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, यह सरासर झूठा और बेबुनियाद इल्जाम है। मंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर मंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं किया तो ये सारे हिंदुस्तान में सिर्फ उनका ही नाम क्यों लेती? दुनिया में ऐसी कौन सी औरत है जो भरी अदालत में खड़ी होकर अपनी बेइज्जती की कहानी सुनाएगी, उसकी चर्चा करेगी? ये फिर भी यहाँ आकर इसलिए खड़ी हो गई ताकि सारी दुनिया को पता चले कि समाज सेवक के भेष में कितना खतरनाक जानवर समाज में घूम रहा है। मेरी अदालत से यही दरख्वास्त है कि मंत्री चरणदास जैसे बहुरूपियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और आरती वर्मा को बाइज्जत रिहा कर दिया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। द कोर्ट इज एडजर्न। फैसला कल सुनाया जाएगा। भारती देवी के इतना कुछ साबित करने के बाद भी जज साहब ने कह दिया फैसला कल सुनाएंगे। अरे बरखुरदार, कुछ फैसले दिन की रोशनी में होते हैं, कुछ रात के अंधेरे में, जब शराब चलती है, जश्न होते हैं, नोट उड़ते हैं। चलो। गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिमा आरती वर्मा कसूरवार है। लिहाजा अदालत मुल्जिमा आरती वर्मा को एक पुलिस अफसर और एक मंत्री को बदनाम करने, वेश्या का पेशा करने और अपनी बेटी का कत्ल करने के जुर्म में 7 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। तुम यहाँ? तुमको यहाँ आने के लिए मना किया था ना? किसी ने देख लिया तो मालूम है क्या होगा? चाहे कुछ भी हो, अब मैं ये नाटक नहीं कर सकती दीदी। लेकिन क्यों? अचानक क्या हो गया? वो आ गए हैं और उन्होंने मुझे चरणदास के साथ गाड़ी में बैठे देख लिया था। इतने दिनों के बाद मिले थे और मैं उनसे एक बात भी न कर पाई। न जाने वो क्या सोच रहे होंगे। दीदी, अब न मुझे अपने लिए न्याय चाहिए, न किसी और के लिए सजा। मुझे मेरे पति मिल गए हैं, मुझे सब कुछ मिल गया है। अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम भी दूसरी औरतों की तरह अपने स्वार्थ, अपने सुख के लिए सोचने लगी? भूल गई कि ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं, सारी नारी जाति की है। इसलिए मैंने अपने पति का घर भी छोड़ दिया था। अब जब मंजिल पास आ गई है, तुम वापस लौट जाना चाहती हो?
देखो, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे पति पढ़े लिखे हैं, समझदार है। मैं उन्हें मिलकर सब कुछ समझा दूंगी। आरती वर्मा, क्यों चौंक गई अपना असली नाम सुनकर? ये नीली आंखें, ये अंग्रेजी ठाट बाट, अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि तुम आरती वर्मा हो सकती हो। मुझसे झाड़ू लगवाती थी, कॉफी बनवाती थी, जूते, अपने जूते साफ करवाती थी, लेकिन आज मैं तेरा ये नाटक खत्म कर दूंगा। अभी मिनिस्टर साहब के पास जाता हूं और तेरी सारी पोल खोल देता हूं। राजकुमारी जी। नमस्कार पत्रकार जी। नमस्कार बाबा। पत्रकार जी, आज किसका केस है? मिनिस्टर चरणदास ने 2 आदमियों का खून कर दिया है ना, उसी का केस चल रहा है। अच्छा। और सरकार की तरफ से भारती देवी लड़ने वाली है। वाह, क्या बात है, फिर तो आज बड़ा मजा आएगा। और मंत्री चरणदास के गिरफ्तार होते ही उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए। हाँ। अरे कुछ ऐसे ही गंदे मंत्रियों की वजह से बेचारे अच्छे मंत्री भी बदनाम हो जाते हैं। करेक्ट, वेरी करेक्ट। बाबा, ये गंदे मंत्री कौन है? योर ऑनर, ये मिस्टर चरणदास, जिनके लिए कल तक किसी को कत्ल कर देना एक चींटी को मसल देने से ज्यादा अहमियत नहीं रखता था, और जो सत्ता के नशे में बदमस्त होकर सीना तान कर चलते थे, आज सत्ता की डोर हाथ से निकल जाने के बाद एकदम सहम कर, सिकुड़ कर, सिमट कर भीगी बिल्ली की तरह इस कटोरे में खड़े हैं। बेचारे। मेरी शिकायत पर दिल्ली पुलिस की मदद से चरणदास जी को गिरफ्तार तो कर लिया गया था, लेकिन उसके बाद यहां की पुलिस ने ना कोई कार्रवाई की, ना कोई तहकीकात। और फिर हमारे पुराने सरकारी वकील मिस्टर भारद्वाज सरकारी काम छोड़कर चरणदास की वकालत करने लग गए हैं। इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन नए सरकारी वकील ने भी कुछ नहीं किया। ये सिर्फ दिखावा करते हैं कि ये मुजरिम के खिलाफ केस लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी पूरी कोशिश यही रहती है कि ये केस किसी भी तरह कमजोर हो जाए और मुजरिम रिहा हो जाए। इन हालात में मुझे शक था कि सही इंसाफ नहीं होगा, इसलिए मैंने सरकार को अर्जी देकर इस केस को सरकार की तरफ से पेश करने की इजाजत ले ली है। ये देखिए। यस, यू मे प्रोसीड। योर ऑनर, मेरा ये आरोप है कि चरणदास ने सरपंच धर्मराज और इंस्पेक्टर पांडे का खून किया है। योर ऑनर, मेरे मवक्किल पर खून का इल्जाम तो लगाया गया है, लेकिन अब तक ना तो कोई सबूत मिला है और ना ही कोई गवाह सामने आया है। यहां तक कि लाशों का भी पता नहीं चला है, और ना ही अब तक सरकारी वकील साहब ने अदालत में कोई रिपोर्ट पेश की है। इस मामले में प्रोसिक्यूशन का क्या कहना है? योर ऑनर, सरपंच धर्मराज और इंस्पेक्टर पांडे के घर वालों ने सिर्फ ये रिपोर्ट लिखवाई है कि वो लोग लापता हैं। पुलिस तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक उन लोगों का कुछ पता नहीं लगा। और सिर्फ लापता होने की बिना पर खून का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। वाह, सरकारी वकील और वकीले सफाई क्या नाटक कर रहे हैं। ये नाटक नहीं है मैडम, कानून का सवाल है, इंसाफ का सवाल है। आप कहती हैं कि 2 खून हुए हैं, अगर खून हुए तो लाशों को मिलना चाहिए, उनका पोस्टमार्टम होना चाहिए और डॉक्टर की रिपोर्ट अदालत में पेश होनी चाहिए। यही खून के मुकदमे का तरीका है। बिना किसी ठोस सबूत के एक शरीफ और इज्जतदार आदमी को कानून के कटहरे में खड़ा कर देना ठीक नहीं है योर ऑनर। इसलिए अदालत से मेरी यह दरखास्त है कि मेरे मवक्किल पर चलाए गए इस बेबुनियाद मुकदमे को खारिज कर दिया जाए। मालूम पड़ता है वकीले सफाई को जिंदा इंसानों से ज्यादा मुर्दों से लगाव है, तभी लाशों की बिना पर इतना जोर दे रहे हैं। अगर इन्हें लाशें देखने की इतनी तमन्ना है तो मैं इनका ये अरमान पूरा किए देती हूँ। वो लाशें अभी तक उसी जगह पर हैं जहां खूनी ने खून करने के बाद उन्हें जमीन में गाड़ दिया था। इससे पहले कि वो लाशें वहां से गायब कर दी जाएं, मेरी अदालत से रिक्वेस्ट है कि इसी वक्त मेरे साथ चलकर उन्हें अपनी आंखों से देख लें। ठीक है, अदालत वहां जाएगी। बाबा, आपका क्या ख्याल है, इतने दिनों के बाद वो लाशें वहाँ सही सलामत मिलेंगी? उन्हें कुत्ते और कीड़े नहीं खा गए होंगे? जरूर मिलेंगी। अरे कुछ ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस इतने सड़े हुए होते हैं कि उन्हें कुत्ते और कीड़े भी नहीं खाते, चाहे भूखे मर जाएं। तू यही पूछने वाला है ना, कुत्ता कौन है? हाँ। तू।
यह सच है कि धर्मराज और इंस्पेक्टर पांडे की लाशें बरामद हुई हैं, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि यह खून चरणदास जी ने किए हैं। योर ऑनर, ये एक वीडियो फिल्म है। इसे देखने से आपको साफ मालूम पड़ जाएगा कि खूनी कौन है और उसका मकसद क्या था। नो योर ऑनर, किसी भी अदालत में वीडियो फिल्म को सबूत नहीं माना जाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वसीयत के केस में वीडियो कैसेट को ठोस सबूत माना है। ये रही उसकी रिपोर्ट। मैं अदालत से प्रार्थना करती हूँ कि ये वीडियो कैसेट यहाँ दिखाने की इजाजत दी। आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट योर ऑनर। यह वसीयत का नहीं, खून का मुकदमा है। अदालत ने इस फिल्म को दिखाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ऑर्डर, ऑर्डर। अदालत यह हुक्म देती है कि दोपहर के सेशन में यह वीडियो कैसेट दिखाने का इंतजाम किया जाए। बाबा, आपको पता है इस फिल्म का हीरो और हीरोइन कौन है? तेरी माँ और तेरा बाप। क्या बात है? मेरा बाप कौन है? मैं नहीं हूं। चरणदास जी, अभी जो शख्स वीडियो पे खून करते हुए देखा गया, क्या वो आप ही थे? हाँ, हूं तो मैं ही, लेकिन ये सब कैसे हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जरूर मेरे साथ कुछ धोखा किया गया है। योर ऑनर, इस वीडियो फिल्म का होना इस बात का सबूत है कि किसी को पहले से यह पता था कि खून होने वाले हैं। इसलिए मौका वारदात पर उन्होंने पहले से ही वीडियो कैमरा लगाकर रख दिया, अपनी आंखों के सामने खून होते हुए देखे और फिल्म उतार ली। और इस फिल्म की प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं मिस जूली। यह सबूत नहीं है योर ऑनर, बल्कि मेरे मवक्किल को फंसाने की एक घिनौनी साजिश है, एक चाल है। यस मिस्टर भारद्वाज, ये सच है। ये फिल्म एक चाल है। योर ऑनर, इस फिल्म में जूली का रोल अदा करने वाली इस औरत का असली नाम जूली नहीं है। ये मिस्टर भारद्वाज भी जानते हैं, सरकारी वकील भी जानते हैं और चरणदास भी जानते हैं। मगर पूरे मुकदमे के दौरान इन्होंने कभी ये जाहिर होने नहीं दिया कि ये इस बात को जानते हैं, क्योंकि इनको डर था कि ये जाहिर होने से कहीं वो खुद न फंस जाए। इसका असली नाम है आरती वर्मा। मिस जूली, क्या ये सब सच है? हाँ जज साहब, ये सच है। मैं वही आरती वर्मा हूं जिसके बेकसूर पति को कानून के खिलाड़ियों ने खूनी ठहराकर जेल भिजवा दिया था। मैं वही आरती वर्मा हूं जो धर्म, समाज और भगवान से डरकर जीती थी। पर मुझ अभागन को गांव के सरपंच ने वैश्या ठहराकर मेरी छोटी सी बच्ची के साथ गांव से बाहर निकाल दिया था और पुलिस के हवाले कर दिया था। मैं वही आरती वर्मा हूं जिसने उस पुलिस ऑफिसर से इंसाफ मांगा, बदले में उसने मेरा शरीर मांग लिया। जब मैंने उसका विरोध किया तो उस राक्षस ने मेरी आंखों के सामने मेरी फूल जैसी बच्ची का गला घोंटकर उसे मार डाला। मैं वही आरती वर्मा हूं जो अपनी बच्ची की लाश हाथों में लिए इस मंत्री के पास ये सोचकर गई थी कि ये अबलाओं का रक्षक है, मेरी भी रक्षा करेगा, मुझे इंसाफ दिलाएगा। पर इसने मुझे झूठा आश्वासन देकर बड़ी हमदर्दी के साथ मेरी बच्ची का अंतिम संस्कार करवा दिया। उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि ये बाद में मेरी पवित्रता और सतीत्व का भी अंतिम संस्कार कर देगा। पति जेल चला गया, बेटी धरती की गोद में सो गई और मेरा सतीत्व इस वैशी दरिंदे के भेंट चढ़ गया। मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गई। अपनी बेकार, बेमानी और बदनाम जिंदगी को खत्म करने के लिए जब मैं आत्महत्या करने गई
तो इस न्याय की पुजारन ने आकर मुझे बचा लिया। वो मेरा दुख अपना दुख समझकर मुझे इंसाफ दिलाने के लिए इसी अदालत की वेदी पर ले आई। फिर भी क्या मुझे इंसाफ मिला? नहीं जज साहब, नहीं। मुझे सिर्फ सजा मिली उन गुनाहों की जो मैंने नहीं किए थे। इसी अदालत में मुझे वैश्या कहा गया, अपनी ही बेटी की हत्यारन कहा गया और मुझे काल कोठरी में डाल दिया गया। मुझे वो सजा देने वाले महान न्यायाधीश और कोई नहीं थे जज साहब, आप थे, आप। यस योर ऑनर, इसे सजा इसलिए हुई कि इन लोगों के पास सारे सबूत थे और इसके पास सिवाय सच के और कोई सबूत नहीं था। और अदालत को तो सबूत चाहिए ना। जज साहब, अगर आपके सामने भगवान भी आकर इस कटोरे में खड़े होकर कहें कि मैं भगवान हूं, तो आप पूछेंगे इसका सबूत क्या है? आपके लिए तो सच वही है जिसका सबूत है। योर ऑनर, हर समझदार अपराधी सबूत को अपराध के बाद ही मिटा देता है, इसलिए सबूत नहीं मिलते हैं, पैदा करने पड़ते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि धर्मराज और चरणदास जैसे लोग सच को छुपाने के लिए सबूत पैदा करते हैं और मैंने सच को दिखाने के लिए सबूत पैदा किए हैं। उनमें सबसे अहम सबूत है ये वीडियो कैसेट। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इस वीडियो कैसेट को देखने के बाद ये साफ जाहिर हो जाता है कि ये दोनों खून किसने किए हैं और क्यों किए हैं। योर ऑनर, इसके बाद भी अगर आप इंसाफ न कर सकें तो भगवान के लिए इस अदालत को आप बदनाम मत कीजिए। सत्यमेव जयते की इज्जत नहीं रख सकते तो इसे मिटाकर लिखवा दीजिए कि यहाँ झूठ की जीत होती है। सच बोलने वालों को सजा दी जाती है, इंसाफ मांगने वालों को जेल भेज दिया जाता है, जैसे कि आज तक आरती वर्मा के साथ होता रहा है। लेकिन अब मैं इसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर अदालत से इसे इंसाफ नहीं मिला तो ये वीडियो फिल्म सारी जनता को दिखाई जाएगी, पार्लियामेंट में पेश की जाएगी, सारी दुनिया के सामने लाई जाएगी। इस बार मैं आरती को इंसाफ दिलाकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कोई भी कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। दैट्स ऑल योर ऑनर। वाह, बहुत खूब। क्या सुंदर और मजबूत दलील पेश की है भारती देवी ने। अरे कानून की किताब हाथ में लेकर इतनी बहादुरी से लड़ी है। अगर कहीं इसके हाथ में तलवार आ जाती तो झांसी की रानी बन जाती। करेक्ट करेक्ट। ये झांसी की रानी कौन थी? मुझे भी अपने जैसा बना दिया। मुकदमे का फैसला कल सुनाया जाएगा। द कोर्ट इज एडजर्न। डैडी, हाँ? मुझे देखकर ताजुब हो रहा है। मैं वही भारती हूँ डैडी, जिसने एक दिन ये घर छोड़ते हुए कसम खाई थी कि बेटी बाप के घर में कभी कदम नहीं रखेगी। अच्छा किया बेटे जो तुम आ गई। मैं एकदम अकेला हो गया हूँ बेटी। लेकिन आज एक बेटी अपने बाप के घर नहीं आई है, एक वकील इंसाफ लेने के लिए जज के घर आई है। फिक्र मत करो बेटे, इस बार तुम्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। ये कैसे हो सकता है डैडी? क्या मैं आपके उसूलों को नहीं जानती? आपके लिए तो इंसाफ बाजार में नीलाम होने वाली चीज है और ये कीमती चीज आप सिर्फ उसी को बेचते हैं जो सबसे ऊंची बोली लगाए, जो सबसे ज्यादा कीमत दे। इसीलिए आज मैं अपनी सारी कमाई लेकर इंसाफ खरीदने आई हूं, आपको रिश्वत देने आई हूं। ये लीजिए डैडी, आज तक आपने जो रिश्वत ली है वो सच को झूठ कहने के लिए ली है, मगर आज मैं जो रिश्वत दे रही हूं वो निर्दोष को निर्दोष, खूनी को खूनी ठहराने के लिए दे रही हूं, सच को सच कहने के लिए दे रही हूं। हाँ। मैं जिंदगी भर रिश्वत लेता रहा हूं, अपनी जिंदगी को, अपने आप को बेचता रहा हूं। इसी रिश्वत की वजह से तेरी मां घुट घुट के मर गई। इसी रिश्वत की वजह से तू मुझे छोड़कर चली गई और आज इस धन की लालच में मैं इतना गिर गया हूं कि मेरी अपनी बेटी मुझे रिश्वत देने आई है। लेकिन विश्वास रखो बेटे, तुम्हारे साथ इंसाफ होगा और वही फैसला होगा जो सच्चाई के हक में है। इसे लेके जाओ। लो,
थैंक यू डैडी। लेकिन फिर भी डैडी, कल फैसला होने तक इन पैसों को अपने पास ही रहने दीजिए। ठीक है बेटी, अगर तुम इसे यहाँ छोड़ कर जा रही हो तो इसके साथ एक जहर की पुड़िया भी छोड़ती जाओ। डैडी, उस पाप का जहर खा के मर जाना ही अच्छा है जिसकी अपनी बेटी उस पर विश्वास न करती हो। डैडी, तो इन लोगों ने इसलिए गायब कर दिया ताकि वो सच्चाई के हक में फैसला न सुना सके, और इस भली औरत को इसलिए मार दिया ताकि दोबारा ये इन लोगों के खिलाफ अदालत में जाकर मुकदमा न लड़ सके। अब नए जज साहब आएंगे तो क्या फैसला सुनाएंगे? यही कि चरणदास जी निर्दोष हैं, अदालत उन्हें बाइज्जत रिहा करती है और ऑर्डर का हथौड़ा लगाकर जल्दी पकड़ेंगे। नहीं बाबा नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जिस मकसद के लिए इस देवी ने अपने प्राणों की आहुति दी है उसे हम पूरा करेंगे। हम इन्हें दोबारा अदालत तो नहीं ले जा सकते, लेकिन इनकी आवाज को जनता की अदालत तक तो पहुंचा सकते हैं हम। जज साहब इस केस का फैसला सुनाने वाले हैं। अगर फैसले में न्याय नहीं हुआ तो आप लोग क्या करेंगे? हमें सही इंसाफ चाहिए, हमें सही इंसाफ चाहिए। सारे गवाहों के बयानात सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि एक वीडियो कैसेट के अलावा इस बात का और कोई सबूत नहीं मिला कि मिस्टर चरणदास ने सरपंच धर्मराज और इंस्पेक्टर पांडे का खून किया है। वीडियो कैसेट एक फिल्म की तरह है और ये सभी जानते हैं कि फिल्मों में डुप्लीकेट और मास्क का बहुत सफाई से इस्तेमाल किया जाता है। हो सकता है कि इस फिल्म में भी किसी डुप्लीकेट ने श्री चरणदास का मास्क पहनकर ये दोनों खून किए हों। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये अदालत श्री चरणदास को संदेह का लाभ देते हुए बाइज्जत रिहा करती है। मुबारक हो चरणदास जी, मुबारक हो। आइए आइए, लाइए हार लाइए। ये लीजिए मंत्री जी। हाँ ये आपके न्याय के लिए।
ये खून किसने किए हैं?